बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ राजा उस्मान ताहिर। आज हम आपसे बात करेंगे नाजरीन के आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल जो पल पल बदल रही है। ऊंट किस करवट बैठेगा, और इसके साथ साथ आज आपसे ये खबर भी हम शेयर करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास ने करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए जो है वो फंड इस्तेमाल किए हैं, और एक तरफ उन्होंने ऐलान किया था कि वो तनख्वाह नहीं लेंगे, लेकिन आज ही चीफ सेक्रेटरी ने बल्कि चीफ सेक्रेटरी ने एक लेटर जारी किया है सेक्रेटरी फाइनेंस को, जिसमें जो बड़े बड़े इंकशाफात किए गए हैं कि इतने करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स कहां से निकाले गए, कैसे इस्तेमाल किए गए, इसके ऊपर बात करेंगे। इस तमाम तर दोनों खबरों के ऊपर तबादला ख्याल करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यासर आरिफ। यासर आपको हम वेलकम करते हैं। आपसे हम ये पूछेंगे सबसे पहले कि ये बताएं कि जिस तरह आजाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है वो पल पल बदल रही है, अभी तक जो नए कायदे अमान का, नए वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं किया जा सका है, अपोजिशन अपनी खींचातानी में लगी हुई है, और हुक्मरान जमात जो पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई वाले अपनी खींचातानी में लगे हुए हैं, लेकिन ऊंट किसी के ऊपर बैठ नहीं रहा है। यानी अजीब दिलचस्प सूरत हाल हुई है। हमने भी एक दो रोज कबल पहले दौरा किया था मुजफ्फराबाद का, और बड़ी अजीब और गरीब सियासी कश्मकश वहां चल रही है। तो इसके ऊपर हमारे नाज़रीन जो है वो सुनना और जानना चाहते हैं कि ये क्या क्या खिचड़ी पक रही है और क्या घिचमिच बनी हुई है वहां पे। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम अपने नाजरीन को बताएं कि हम गुज़िश्ता 2 माह से जो बातें अपने इस चैनल पे बैठ के लोगों को बताते रहे, बहुत सारे लोग उसको संजीदा नहीं लेते थे, लेकिन आज वो वक्त आन पहुंचा है जब उसका एक एक सबूत आश्कार होकर सबके सामने आ रहा है। और यकीनन अब लोग कह रहे हैं कि अच्छा हम किस कदर गलतफहमी में थे। हमने 2 माह पहले सबसे पहले ये बात कही थी कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब जो हादसाती तौर पे इस रियासत के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, वो रियासत के ज़ाब्ते, कानून, आइन, रूल ऑफ बिजनेस से मुकम्मल तौर पे नाबर्द हैं। वो इस रियासत के लिए कलंक का टीका बन चुके हैं, और वो रहेंगे या ये रियासत रहेगी। और वो चीजें एक एक करके सामने आई कि रियासत के ऊपर रियासत उनका बोझ 10 से 11 माह जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकी, और बिला आखिर वो वक्त आन पहुंचा कि उन्हें अदालतों से नाअहल करा दिया गया। लेकिन जो चीजें हम बिल्कुल जिसे आप कह सकते हैं कि कदम ब कदम तरतीब से अपने नाजरीन के साथ शेयर करते रहे, उसमें एक सबसे बड़ी चीज ये थी कि बैड गवर्नेंस है, उसमें ये था कि फाइनेंशियल करप्शन है, और बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन है, रियासती तारीख की सबसे बड़ी करप्शन है। और गुज़िश्ता रोज जब आजाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी फाइनेंस को एक लेटर लिखा, और उसका क्रेडिट भी हमें जाता है कि हमने सबसे पहले वो स्कैंडल एविडेंस के साथ लोगों के सामने लाया, जिसके ऊपर बताया गया कि 3 सहमाइयों के अंदर अभी 4थी सहमाई पूरी नहीं हुई, यानी 10.5 माह के दौरान सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट फंड से जो सालाना मुख्तस होता है 20 करोड़ पे, वो आते ही उन्होंने खर्च करने के बाद 70 करोड़ 50 लाख रुपए उसमें इजाफी लिए, वो इजाफी लेके वो भी उड़ा दिए। और फिर इसी तरह सीक्रेट फंड की जो मद होती है उसके अंदर जो 2 करोड़ रुपए होते हैं, सिर्फ यहां पे ये जो बड़ा पैसा निकाला गया, इसमें सबसे बड़ी अमाउंट सीक्रेट फंड से निकाली गई। सालाना 2 करोड़ रुपए सीक्रेट फंड के लिए प्राइम मिनिस्टर को दिए जाते हैं, और सरदार तनवीर इलियास खान साहब को आप खराजे मुबारकबाद पेश करें, रियासत की गरीब अवाम का पैसा उन्हें मुबारकबाद पेश करें कि उन्होंने 60 करोड़ 50 लाख रुपए सीक्रेट फंड में इजाफी निकाल के उड़ा दिए। ये पैसा कहां गया, और नाजरीन को हम बताएं कि दूसरी तरफ क्या था। दूसरी तरफ महकमा औकाफ आजाद कश्मीर के अंदर जो ये महकमा है, ये आजाद कश्मीर के तालीमी इदारों में मौजूद यतीम बच्चों और बच्चियों को जो एक स्कॉलरशिप सालाना दिया करता था, वो स्कॉलरशिप बंद हुई। वो बच्चे बेयारो मददगार हुए, उनकी फीसें नहीं भरी जा रही थी। जब वो महकमा औकाफ के पास आए और उनसे पूछा कि हमारी सालाना वो फीसें कैसे पूरी होंगी, तो उन्हें बताया गया कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब आपकी यतीम बच्चों और बच्चियों की स्कॉलरशिप की मद खत्म कर चुके हैं। एक तरफ यतीम बच्चों और बच्चियों के साथ ये सलूक किया गया, और दूसरी तरफ अपने जाती अलल्लु तलल्लु, अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए, अपनी जाती अयाशी के लिए ये करोड़ों रुपए और 4.5 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया था पिछले अरसे के अंदर, इस पिछले 9 माह के दौरान। ये सारे रिकॉर्ड
आज मंजर आम पे आ चुका है। और हम डे वन से ये बात कह रहे थे कि ये जितने एक्सपेंस हो रहे हैं ये सरकार के खजाने से हो रहे हैं। सरदार तनवीर इलियास खान साहब अपने जाती बिजनेस से उन्हें अलग किया जा चुका है, लेकिन लोगों ने इसको, बड़े बड़े लोगों ने इसको संजीदा नहीं लिया। आज कल के इस स्कैंडल ने यह बात साबित कर दी कि तकरीबन 1.5 अरब रुपए की 1.5 अरब रुपए का घपला आजाद कश्मीर के साबिक नाअहल वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब कर चुके हैं, और ये रियासती तारीख का सबसे बड़ा माली स्कैंडल है। नाज़रीन, अब देखें आपके इतना बड़ा स्कैंडल सामने आ चुका है और ये ढकी छुपी बात नहीं है। चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर ने जो लेटर लिखा है उसमें बाकायदा तौर पे हाईलाइट किया गया है कि इतने इतने फंड्स मुख्तस थे और 3 सेमाइयां अभी हुई हैं और 3 सेमाइयों में इतने सारे, इससे दुगने तिगने फंड जो है वो वज़ीर आज़म साहब निकलवा के इस्तेमाल कर चुके हैं। अब पूछना यह है कि ये इतने सारे फंड्स कहां इस्तेमाल हुए, कहां पे? जमीन के ऊपर तो प्रोजेक्ट कोई लगा नहीं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा नहीं, अरबों रुपए का कहीं प्रोजेक्ट नजर नहीं आया, करोड़ों रुपए का कोई प्रोजेक्ट नजर नहीं आया। इनके अपने जो जिस हल्के से ये मुंतखब होकर आए थे वहां पे भी सूरत ऐसी है कि कोई हमें प्रोजेक्ट देखने के लिए नजर नहीं आ रहा है। अभी 2 साल होने वाले इंतखाबात को मुकम्मल हो जाएंगे जुलाई में, तो कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जिसके लिए ये फंड्स निकाल के इस्तेमाल करते, लेकिन बाजार ये लग रहा है कि जो फंड्स निकाले गए हैं ये इन्होंने अपने जाती इस्तेमाल के लिए, साहब अयाशियों के लिए निकाले हैं और उनको इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ साथ यासर, हम नाज़रीन को ये बताते चलें कि हमने सबसे पहले नाज़रीन को ये बताया था कि ये फंड्स इतने मुख्तस हैं और इतने इस्तेमाल करने थे इन्होंने, और अभी चौथी सेमाई शुरू नहीं है, 3 सेमाइयों में ये पैसे इन्होंने खा पी के हजम करके उड़ा दिए। आप डेवलपमेंट का रोना रो रहे हैं, आप तरक्याती कामों का रोना रो रहे हैं। उन्होंने मुबैना तौर पे अपने खास मशीरान को ये कहा हुआ था कि मेरा नाम ना आए, अपना लक बांटा करें, आजाद कश्मीर की तारीख सीधा करो। सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने करप्शन 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 और सिर्फ करप्शन, ये वाहिद उनका मोटो था। बाकी उनके जो हवाई ऐलानात थे वो लोगों को दिखाने के लिए थे। उन ऐलानात की आड़ में वाहिद जो एजेंडा था वो करप्शन था, और आज ये बात आश्कार हो चुकी है। और हमने कहा था कि ये रियासत चल नहीं सकती इस शख्स की मौजूदगी में, ये शख्स नाकाबिले इस्लाह है। दूसरी तरफ तो नाज़रीन को यही बताते चलेंगे, जिस तरह आजाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शाह गुलाम कादिर साहब, अब वो भी, उन्होंने भी आज जो है ना एक बड़ा ऐलान किया इसी हवाले से कि तनवीर इलियास साहब ने कितने पैसे, कहा जा रहा है कि एक 1.25 अरब से 1.5 अरब रुपए के करीब जो पैसे हैं जो सरकार के खजाने से निकाल के वो हड़प कर लिए गए हैं, यानी खा पी के उड़ा दिए गए हैं। उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहां गए हैं, और ये पैसे इस्तेमाल किए गए, जहां से निकाले गए हैं वो सबको कमीशन पहुंच रहा था, किसी को 10%, 20%, और ये जहां से जिस तरह जिस मदात में ये निकाले जाते थे और वो अपने लोग कमीशन लेके बाकी पैसे अब वज़ीर आज़म के जो फ्रंट मैन थे उनके हवाले कर दिए जाते थे। तो ये बड़े अफसोसनाक बात है। एक तरफ उन्होंने मुराद तनख्वाह न लेने का ऐलान किया था, लोगों ने उनके इस इकदाम को बड़ा सराहा था कि पहला वज़ीर आज़म है जो मुराद नहीं ले रहा है, तनख्वाह नहीं ले रहा है, लेकिन बज़ाहिर तो ये ऐलान है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए नाज़रीन, तो इतने बड़े घपले और इतने बड़े पैमाने के ऊपर अरबों रुपए के जो फंड्स जो कौमी खजाने से निकाले गए, ये गरीब आवाम का पैसा, आजाद कश्मीर के वो आवाम जिनको 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है। आजकल महंगाई कहां से कहां पहुंच चुकी है, लोग आटे के उसूल के लिए मारे मारे फिरते हैं। नाज़रीन, आप अब खुद अंदाजा लगा लें कि एक ऐसा वज़ीर आज़म जो आवाम के पैसों से ऐशें करता रहा और अब मजे उड़ाता रहा, तो ये कितना अफसोसनाक सूरत हाल है। आहिस्ता आहिस्ता मजीद चीजें जो है वो सामने आती जाएंगी। उस्मान साहब, सिर्फ बात ये नहीं थी, हम अपने नाज़रीन के साथ एक और बात शेयर करें। मामला सिर्फ यहां तक नहीं रुका था, मामला ये भी था कि जो बेस्कूल बच्चे हैं उनके हवाले से जो फॉरेन फंडिंग थी 5 अरब रुपए की, जिसके ऊपर एतराज लगा था, 2 कंपनीज दोनों अप्रूव प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर ने की थी, और उनमें से एक कंपनी जिसको वो दिया गया था मुबैना तौर पे वो ब्लैक लिस्ट कंपनी थी, जो बैरूनी पाकिस्तान की दुश्मन ममालिक की एजेंसीज के एजेंडा पे काम कर रही थी, इस वजह से उसे ब्लैक लिस्ट किया गया था। उसकी डील भी सरदार तनवीर इलियास खान साहब के एक दोस्त ने करवाई थी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके मोबाइल फोन से भी इस हवाले से बहुत कुछ मिला, और वहां पर जाके फिर ये बात सामने आई कि ये वाकई सरदार तनवीर इलियास खान साहब जिस नेक्सिस के साथ अटैच हैं वो ना सिर्फ माली तौर पे बल्कि इस रियासत के वजूद के लिए खतरा साबित हो रहा है। और फिर ये सारी काम और कार्रवाइयां अमल में लाई गई। यूं ही वैसे कोई किसी को कान से पकड़ के नहीं बाहर निकाल सकता। तो हमने पहले कहा था कि इस शख्स के लिए
अपना मफाद है, अपनी जात है, अपनी अना है, किसी का एहसास, रियासत के अवाम के लिए कोई आराम, उनके लिए कोई आसाइश, ये इस शख्स का कोई एजेंडा नहीं है। और आज ये बात साबित हुई। दूसरी तरफ जो बात की उस्मान साहब आपने कि मुजफ्फराबाद के अंदर अभी नए कायदे ईमान के इंतखाब के हवाले से कोशिशें जोर तोड़ रोज पे पहुंच चुका है। बिल्कुल आपने बात की, ये बिल्कुल नॉर्मल ज़ाब्ते की कार्रवाई है। इतना वक्त लग जाता है। आपको याद होगा कि जब हमारे जे प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए थे उसमें भी 3 रोज लग गए थे, अदालत के अंदर एक केस लटक गया था। तो ये ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है। काफी दिन हो गए, बल्कि हफ्ते से ज्यादा हो गए। तो ग्रुप नहीं, वो ग्रुप बने हैं। अभी कल ही के दिन में वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो सबसे बड़ा झटका लगा सरदार तनवीर इलियास खान साहब की सदारत में पीटीआई आजाद कश्मीर को कि वो उसका धड़न तख्ता हुआ और एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना। पीटीआई आजाद कश्मीर टूट गई। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के साथ इनके जो लोग करीबी लोग, इनकी बगल के अंदर रहने वाले लोग जो हमने बताए थे, जावेद भट्ट साहब, इसी तरह दीगर लोग, वो जाके सदर हाउस बैठ के और उन्होंने इनसे जो है ना अलहदगी इख्तियार कर दी। कल अब फॉरवर्ड ब्लॉक मुकम्मल तौर पर बन चुका है। आज के दिन में मजीद लॉबिंग हो रही है क्योंकि ये इत्तेहादी है, 2 पार्टीज इसमें शामिल हैं, पीडीएम की 2 पार्टीज हैं, उनके साथ ये फॉरवर्ड ब्लॉक जाके मिल रहा है। कल के दिन में ये यकीन है कि इंशाल्लाह ये नए प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब हो जाएगा। तमाम जो मराहल हैं वो मुकम्मल होने के बाद इत्तेहाद किस बुनियाद के ऊपर होगा, इसके ऊपर अभी मामला तय किए जा रहे हैं। और इत्तेहाद मुकम्मल होने के बाद जो है वो नए कायदे अवान का इंतखाब होगा और उसमें ये ऐलान किया जाएगा कि नया कायदे अवान कौन होगा। अब ये देखना इंटरेस्टिंग बात एक और है यासर यहाँ पे कि पीटीआई की जानिब से भी उनका जो उम्मीदवार है वो सामने नहीं आ सका कि ज़ात-ए उज़्मा का कौन सा उम्मीदवार सामने होगा। हमारी उनके पीटीआई के काफी सारे लोगों से बात भी हुई थी। उन्होंने अपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि अगर इस शख्स को अगर नामजद किया गया तो हम इसको वोट नहीं देंगे, इसको नामजद किया गया तो हम वोट नहीं देंगे, इसको नामजद किया गया तो वोट नहीं देंगे। तो ये एक नई कहानी शुरू हो जाएगी अगर उनका जो पीटीआई का उम्मीदवार सामने आता है। तो उसके बाद अब देखते हैं कि पीटीआई के मजीद लोग टूट के उनकी तरफ जाएंगे। ये हतमी तौर के ऊपर मैं कह रहा हूं क्योंकि काफी लोगों ने, जब मुजफ्फराबाद में गया तो काफी लोगों ने इसका इजहार किया कि अगर खान साहब फलां बंदे को नॉमिनेट करते हैं, चंद एक नाम थे जिनके ऊपर तमाम लोग मुत्तफिक हो रहे थे, लेकिन अक्सर ऐसे नाम है जिनके ऊपर उनका खुद से भी इत्तेफाक नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है उस्मान साहब, और बिल्कुल यही है। अभी बड़े सरप्राइज आना बाकी है। पीटीआई अपना नाम अनाउंस इसीलिए नहीं कर रही, अपने उम्मीदवार का नाम अभी तक वो एक्सपोज इसीलिए नहीं कर रहे कि उन्हें पता है कि उसके बाद तो खाम में कुछ लोगों ने खड़े होकर एतराज करके निकल जाना है। दूसरा ये हुआ दिलचस्प बात कि इस बार सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने जिन जिन लोगों को पैसे दिए उसमें दिए मीन्स ये कि हमने कहा था कि उस दिन डील हो गई थी 2 से 3 रोज कबल, सारा अभी भी डील जो है ना स्टैंड कर रही है। किसको क्या देना है, जो जमात से हटकर लोग हैं उनके साथ पैसे तय हैं, लेकिन पीटीआई के अंदर की अक्सरियत ने सरदार तनवीर इलियास खान साहब को पहले ही बता दिया कि हुजूर वाला आपसे हम पैसे नहीं लेंगे। वो सारे लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये पैसे देके कहीं हमें काना करके बाद में फिर अपना इन्फोर्स करवाएं अपना जो नामजद करके मेंबर नहीं। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जब इमरान खान साहब की तरफ से नाम आएगा उसके बाद हम उसके ऊपर देखेंगे कि हमने कौन शख्स है, इसको वोट करना है नहीं करना है। पीटीआई के अंदर भी मुकम्मल तौर पे एक तकसीम कार मौजूद है जो उनके पास मेंबर्स हैं। दूसरी तरफ हम नाज़रीन को बताएं कि फॉरवर्ड ब्लॉक के पास 31 का 31 का फिगर पूरा है। चाहे ये 31 के फिगर में से एक आध दाना जो है वो आपको दूसरी तरफ नजर आएगा, लेकिन ये उनके पास फिगर पूरा है। और अभी अगर फॉर्मूला चेंज ना हुआ, कोई थोड़ी बहुत तब्दीली ना आई, जिसकी बहुत कम गुंजाइश है, वो उसके ऊपर हमने आज एक फेसबुक पे अपने जो है दिया है बी के लफ्ज के साथ कि बी, अगर बी का इशू ना आया तो फिर उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी, लेकिन अगर और यकीन है कि ऐसी कोई चीज नहीं होगी तो ये जो मौजूदा सेटअप चल रहा है यही एग्जिस्ट करेगा। बी का इशू ये है कि प्लान बी एक है। अच्छा। बी से मेरा प्लान बी है। प्लान बी भी जो है ना बिल्कुल वो अंडर कंसिडरेशन है, वो भी अंडर डिस्कशन है। प्लान ए के ऊपर अमल ना हुआ तो प्लान बी मौजूद है। और लिहाजा जो सरदार तनवीर इलियास खान साहब हैं, उनके जो हमनवा हैं, उन्हें बिल्कुल राम रहना चाहिए कि आपका बंदोबस्त, उनके हमनवा तो आहिस्ता आहिस्ता हमको छोड़ दिया, आपका बंदोबस्त बहुत पक्का हुआ है। आप किसी गलतफहमी में ना रहे, और हुआ भी इस वजह से है कि वो आपके कारहाय नुमाया हैं। किसी ने आपको कुछ नहीं किया, किसी ने साजिश नहीं की, किसी ने साहब तो आजाद कश्मीर को मैदान कारजार बनाना चाह रहे थे, और अभी रमजान के बाद तो वो मैदान कारजार सुमान साहब दूर की बात। हाई कोर्ट में जब इनकी नायल यही देख रहे हैं, उस मंजरनामे को आप देखें, कुदरत चश्मे तसव्वुर से उसका नजारा करें
जब बाहर पता चला लोगों को, वहां पे जो इनके कारकुनान थे बहुत सारे लोग, कि हाई कोर्ट ने नाअहल कर दिया है, लोग वहीं से खिसक के निकल गए थे, वीडियोज मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है, सबूत मौजूद हैं। तो किसने मैदान कारदार बनाना? खास बात एक और यासर, हमने पहले भी नाज़रीन को बताया था कि जहां से ये मुंतखब हुए हल्का 15 बस्ती बाग से, वहां अभी तक कोई एक सिंगल बंदा इनके हक के लिए नहीं निकला है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, बल्कि लोगों ने खुशियां मनाई हैं कि एक बंदा हमसे वोट लेके गया, बाहर जाके कहता जी मैंने वोट खरीद के लिए हैं, और 2 साल से हल्के में मुंह तक नहीं दिखाया, और लोगों के साथ जो इन्होंने किया है, तो फिर ऐसे ही होना था। हल्का बस्ती बाग हमारे अपने वकार है ज़ाहिर। हमने पहले बिल्कुल बारे में कहा था कि जिन लोगों ने हल्का बस्ती बाग के लोगों को अंडर एस्टिमेट किया, वो निशाने इबरत बने, इन्होंने बहुत ज्यादा किया, ये बहुत पहले बन चुके हैं, और अभी जो अल्लाह करे ज़मीनी इंतखाब हो, फिर इनको पता चल जाएगा। लेकिन ये बरमला बस्ती के लोगों को रिकॉर्ड पे मौजूद है, लोग बताते हैं, फ्रंट लाइन के लोग उनको ये कहते रहे, वो उन्हें मिलने गए अगर कि मैं मुजफ्फराबाद जाता हूं तो ये बस्ती के लोग वहां मुंह उठाए पहुंच जाते हैं, मैं इस्लामाबाद आता हूं तो ये मुंह उठाए वहां पहुंच जाते हैं, मैं बंगोई जाता हूं तो ये मुंह उठाए वहां पहुंच जाते हैं। और ये बात इन्होंने ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, लोगों को ये बात कही, और इस पे नाराज होकर लोग, फ्रंट लाइन के लोग नाराज होकर बैठे। मैं यासर इस चीज का खुद गवाह हूं कि बस्ती के लोग कश्मीर हाउस के गेट के ऊपर आके धक्के खाते रहे, मुजफ्फराबाद पीएम हाउस के गेट के ऊपर आके धक्के खाते रहे, मुजफ्फराबाद पीएम सेक्रेटेरिएट के आगे उनको किसी ने अंदर नहीं जाने दिया, वहां लोग आके धक्के खाते रहे, अपनी दरख्वास्तें लेके, अपनी फाइलें लेके वहां पहुंचते रहे, लेकिन किसी ने उनको एंटरटेन नहीं किया, लोगों को धक्के मार के निकाला जाता रहा। और मैं इसका आई विटनेस हूं, मेरे सामने ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए। और इसके साथ साथ यासर, जो आजाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, हो सकता है कल कायदे अवाम का इंतखाब हो जाए, तो अगर कल खुदा न खास्ता नहीं होता है तो फिर लग यही रहा कि ईद के बाद शायद कायदे 14 दिन पूरे हो जाएगा, लेकिन ज्यादा इन्होंने करना है, 14 दिन के अंदर अंदर ये इंतखाब होना है, बिल्कुल, क्योंकि रूल ऑफ बिजनेस में मौजूद है। तो लेकिन दूसरी तरफ जो ना बड़ा इज़्तिराब है पीएम हाउस में, आप तो वहां से घूम के आए, सरदार तनवीर इलियास खान साहब और नाअहल होने के बाद से खास बात में बताऊं, नाज़रीन को बताते चलें कि पीसी होटल में कमरे बुक किए हुए थे सरदार तनवीर इलियास साहब ने, उसमें लोगों को ठहराया हुआ था। और वो छांगा मांगा की सियासत एक बड़ी मशहूर है कि यहाँ से पाकिस्तान से छांगा मांगा लोगों को लेके गए थे, छांगा मांगा, और वहां जाके उन्होंने बंद कर दिया था, ताकि ये लोग जो है ना कहीं निकल ना सकें, जब वोट इंतखाब हो तो फिर डायरेक्टली उनको उठा के अवाम में लेके आए। तो ये सूरत हाल हमने पीसी होटल मुजफ्फराबाद में देखी कि इनके जो पीटीआई के जो मेंबरान असम्बली हैं, वो सबको जो इनके हमनवा थे या इनके करीबी समझे जाते थे, तो सबको वहां पे रूम लेके वहां ठहराया हुआ था, महसूस किया गया था। और मैं आप यकीन करें मिलने से बड़े कतरा रहे थे, नहीं यार अब मिलना नहीं है, हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा, कहीं खबर निकल जाएगी तो हम जलील हो जाएंगे। तो हमने उस वक्त पहले अपने प्रोग्राम में कहा था कि वो इमरान सीरीज जो है ना, वो जो एक इंटेलिजेंस की दुनिया का एक दिमाग और ज़हन सरदार तनवीर इलियास साहब का बना हुआ, उसी के तहत उन्होंने लोगों को महसूर किया हुआ था। लेकिन कल के दिन में वो सारे लोग रिलीज कर दिए गए हैं। अब वो आजादाना तौर पे सदर हाउस जा रहे हैं, अपने वोट का फैसला आजादाना तो करने पे अब वो मुकम्मल तौर पे आजाद हो चुके हैं। एक तो ये है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग जो तनवीर साहब के साथ रह गए, वो उनके ऊपर भरम हो रहे हैं, उनके ऊपर कुड़ रहे हैं कि अगर आप हुकूमत बना नहीं सकते थे तो फिर हमें खराब क्यों किया, हम इसलिए तो नहीं जीत के आए हुए कि हम अपोजिशन में रहेंगे हुकूमत बनाने के बाद। तो इस वक्त अंदर एक बड़ी सख्त किस्म की कशमकश जारी है। सर लगाई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नहीं वो तो सोचे भी ना। दूसरा उस्मान साहब, आपको पता है, आप मुजफ्फराबाद से होके आए कि वजीर आजम हाउस में जो प्राइम मिनिस्टर की सीट है, जो फ्लैग के आगे जहां प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, उस पे वो कायम काम वजीर आजम को बैठने नहीं दे रहे। कल भी उन्होंने असद उमर साहब को डायरेक्शन देके वहां पे बिठाया, कायम काम वजीर आजम ख्वाजा फारूक साहब को उन्होंने ये खास बात है कि कायम काम वजीर आजम साहब को मेरे ख्याल से कोई हफ्ता होने वाला है। एक तो तनवीर इलियास साहब नाअहली के बाद अभी तक वजीर आजम हाउस मुजफ्फराबाद में रिहाइश पजीर हैं, और जहाँ जो नशिस्त मखसूस है वज़ीर आज़म के लिए, जहां बैठ के वो लोगों से मिलते हैं, तो उसी नशिस्त के ऊपर तनवीर इलियास साहब अभी तक आके बैठ जाते हैं और लोगों से मुलाकातें करते हैं। और ख्वाजा फारूक साहब अगर वहां मौजूद हों तो वो बेचारे कहीं पिछली नशिस्तों के ऊपर जो नशिस्तें, जो सोफे लगे हुए हैं, वहां के ऊपर बैठ के वो इनके जो लेक्चर्स, वो बातें सुनते रहते हैं। तो ये सूरत हाल है कि अभी तक उनको मतलब उनका दिल नहीं मान रहा है कि मैं, ज़हन भी नहीं मान रहा है कि मैं वज़ीर आज़म नहीं रहा हूँ, मैं अभी इस पीएम हाउस से मैं निकलूं ना निकलूं, मैं मतलब वो उसी तरह उसे अभी समझ रहे हैं अपने आप को। लेकिन ये हो चुका है साहब, ये इस कुर्सी में नशा ही ऐसा है। बिल्कुल कहा जाता है किसी के बारे में, हम मेंशन नहीं करते कि मैं कुर्सी को छोड़ रहा हूँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही।
تو سردار تنویر الیاس خان صاحب کا یہی ہے، وہ پینک ہو چکے ہیں، ایسے وہ دل برداشتہ ہو چکے ہیں، وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ایک دم سے پروٹوکول، وہ ایک دنیا ساری سے دنیا، اٹھا کر باہر مار دیا جائے، آرام سے نیچے بندہ آگے گرے، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا تو ہے۔ یاسر، آنے والے پروگرام میں مزید جو تازہ ترین صورتحال ہوگی آزاد کشمیر کی، نئے قائد اعوان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جس طرح کی یہ سٹوریز آہستہ آہستہ نکل رہی ہیں، کتنی کرپشن ہوئی ہے، کہاں سے پیسے نکالے گئے، اس میں مزید ابھی چیزیں سامنے آئیں گی، وہ ناظرین آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔